चलो दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। पहला, लेंस एज प्रिज्म। पिछली क्लास का ही डिस्कशन कंटिन्यूअस में चल रहा है। तो ये हम बात कर चुके हैं कि किसी भी हाइट पे ये एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और प्रिज्म का एंगल क्या है वो हम ऐसे निकाल लेंगे कि हमें डेविएशन पता है। ये फोकस पे मीट करेगा, ये हाइट h है, तो डेविएशन की वैल्यू h बाय f। और अगर इसको कंपेयर करें a म्यू माइनस 1, तो एंगल ऑफ प्रिज्म एट एनी हाइट h इज इक्वल टू h बाय f म्यू माइनस 1। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है। अलग अलग हाइट के लिए अलग अलग एंगल है। हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो एंगल बढ़ता जा रहा है, और हाइट h 0 लेने पे एंगल ऑफ प्रिज्म 0 आएगा, डेविएशन 0 आएगा। तो ये तो आया हमारा डेविएशन बाय, तो पहला पार्ट हमने देखा डेविएशन बाय लेंस। तो ये आया h बाय f। अब हम दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिस्पर्शन बाय लेंस। और डिस्पर्शन बाय लेंस का क्या मीनिंग है कि अगर हम यहां से व्हाइट लाइट डालते, अगर ये व्हाइट लाइट डाली होती तो इसमें रेड ये और ब्लू ये, क्योंकि वेवलेंथ दोनों की अलग अलग होगी, क्योंकि म्यू अलग अलग है, फोकल लेंथ अलग अलग है। तो अगर हम देखते तो डिस्पर्शन आता डेल वी माइनस डेल आर, और ये आता h अपॉन एफ वी माइनस h अपॉन एफ आर। और वायलेट की फोकल लेंथ, अब हम जानते हैं 1 अपॉन एफ क्या है, म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 साइन कन्वेंशन के साथ। r1 r2 ज्योमेट्री है, तो 1 अपॉन एफ भी ये आता, 1 अपॉन एफ आर म्यू r माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 r1 r2 साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। और 1 अपॉन एफ एवरेज इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक। सभी में h मल्टीप्लाई कर दूं तो h अपॉन एफ भी h इंटू दिस ये बनेगा, h अपॉन एफ आर h इंटू दिस, h अपॉन एफ h इंटू दिस, ठीक है। तो ये डेविएशन वॉयलेट का, रेड का, और ये एवरेज डेविएशन आ गया, ठीक है। तो यहां से डिस्पर्शन के लिए अगर लिखें तो ये वाला बना, और इसी को आगे लिखूं तो 1 अपॉन एफ भी माइनस 1 अपॉन एफ आर, इनको करते तो ये बनता म्यू भी माइनस म्यू आर, ठीक है, इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इंटू h। और ये h अपॉन एफ लिखा था, f की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एफ की वैल्यू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दिया जाए तो डिस्पर्शन अपॉन डेविएशन यही ओमेगा है। और अगर हम डिवाइड करते तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म कट जाता, तो बचता क्या, म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। इत्तेफाक नहीं आना, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये तो वापस से वही आनी चाहिए, ठीक है। और ये एंगल हमारा हो गया डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन वगैरह निकालने के लिए दोनों फोकल लेंथ निकाल के h अपॉन एफ से हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले, ठीक है। और फोकल लेंथ तो निकालना हमें आती है, ठीक। तो एग्जांपल देखिए, तो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको यह समझना है कि डेविएशन h बाय f है, और उसी से हम डिस्पर्शन ढूंढ लेंगे। एग्जांपल कि मान लीजिए एक लेंस होती जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, एक तरफ की 60, म्यू वॉयलेट 1.4, 1.6, म्यू रेड 1.4। अब इससे पूछा होता कि वो जो 2 सेंटीमीटर हाइट पे जा रहा है, इसका डेविएशन कितना है, डिस्पर्शन कितना है, ओमेगा। तो डेविएशन आता है h बाय एफ, तो फोकल लेंथ के लिए हमें म्यू एवरेज चाहिए,
म्यू एवरेज कितना आता 1.5, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू एवरेज -1, 1/r1 -1/r2। फोकल लेंथ आ गया 40 सेंटीमीटर। तो डिविएशन आ गया 2/40, 1/20 रेडियंस। अब हमें डिस्पर्शन चाहिए। डिस्पर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, H/F वॉयलेट माइनस H/F रेड। F वॉयलेट जब कैलकुलेट करते तो यहां 1.5 की जगह 1.6 माइनस 1, 1/30 माइनस 0.6/20, 1/F वॉयलेट, 1/F रेड सिमिलरली 0.5/20। इसमें छापें तो H की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, 1/F भी 0.6/20, 0.5/20। तो ये 0.1 बना, ये 2 से 2 कटा तो 1/100 रेडियन। और ओमेगा क्या है, दिस अपॉन दिस, तो 1/100/1/20.2, ये ओमेगा की वैल्यू। तो इस तरीके से हम सिंगल लेंस का डिस्पर्शन डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक। अब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए पूछा होता तो बड़ा ही आसान सा, डेविएशन हम डायरेक्ट जोड़ देते, डिस्पर्शन हम डायरेक्ट जोड़ देते। तो जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, तो एक लेंस ये है, दूसरा लेंस बिल्कुल कांटेक्ट में रखा है, और अब हम देखें तो यहां से रे गई, यहां से मुड़ी, ये मुड़ गई, तो ये डिविएशन डेल 1, ये डिविएशन डेल 2, तो टोटल डिविएशन आया डेल 1 प्लस डेल 2। और ये हाइट अगर h है तो रफली ये हाइट भी h ही है, क्योंकि ये डिस्टेंस हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बेस ना के बराबर है, ये गैप निग्लिजिबल है, तो ये गैप भी निग्लिजिबल। तो h/f1 प्लस h/f2, और डेल नेट को h/f इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, तो 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/, ये इसका प्रूफ कि अगर कांटेक्ट में रखे हैं तो क्या आएगा। हाँ, अब अगर डिस्पर्शन निकालना होता तो ये ऑब्वियसली ये कुछ कलर में स्प्लिट करता, वो कुछ कलर में स्प्लिट करता। तो जैसे देखें, ब्लू लाइट ऐसे आती, ये आता, तो कुछ डिस्पर्शन इसने दिया, कुछ डिस्पर्शन इसने दिया, और इसका डिस्पर्शन ω1 डेल 1, ω2 डेल 2, और डेल 1 कितना है ये, तो ω1 h/f1, ω2 h/f2, ये टोटल डिस्पर्शन। और शायद आप एक बात और समझ गए होंगे कि अगर एक ऐसा है और एक ऐसा है तो इनके डेविएशन उल्टे आएंगे, क्योंकि देखिए ये अगर इधर डिविएट करने की टेंडेंसी रखता है तो ये उल्टी डायरेक्शन में डिविएट करेगा। और सही बात है, इसका प्रिज्म ऐसा है, इसका प्रिज्म उल्टा है, तो इनमें डिविएशन घटेंगे, तो जहां प्लस आ रहा है वहां माइनस आ रहा है, तो 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 माइनस 1/f2, और यहां भी माइनस आएगा, ω/h/f1 माइनस ω/h/f2, ये थीटा नेट आएगा। तो अब अगर हमसे पूछा होता कि डिविएशन 0 होने के चांसेस किसमें है, ऑब्वियसली उसमें। डिस्पर्शन 0 होने के चांसेस किसमें है, वो भी इसी में। इसमें तो डिस्पर्शन और डिविएशन ऐड हो रहे हैं, और जैसे कि प्रिज्म में उल्टे प्रिज्म रखते तब डिविएशन या डिस्पर्शन कट सकता था, वैसे ही इसमें कटेगा अगर हम उल्टा रखेंगे तो। और ये काट दिया तो जरूरी नहीं ये कैंसल आउट हो जाए, और ये कैंसल आउट कर दिया तो जरूरी नहीं ये कैंसल आउट हो जाए। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये दरअसल हमें एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनाने में मदद करेगा। एक्रोमैटिक मींस जब हम किसी लेंस से इमेजेस देखते हैं, तो जैसे हम इस लेंस की मदद से कुछ देख रहे हैं तो एजिस पे रेनबो इफेक्ट आता है। मैंने डिस्कशन में भी बताया था कि एजिस पे रेनबो इफेक्ट आता है मतलब क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। और अगर वो रेनबो इफेक्ट नहीं करना है तो हम कुछ इस तरह लेंसेस कंबाइन करेंगे
कि वो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाए, मतलब ये वाला केस अभी न्यूमेरिकल में आएगा। तो फिलहाल ये तो समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्शन ऐड होने, डिविएशन ऐड होने, हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। चलो, डिविएशन का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इसी से हम लेंस फॉर्मूला वगैरह प्रूव कर पाएंगे कि जैसे ये जा रही थी रे, मान लीजिए इसने डिविएट किया यहां और फाइनली रे आई यहां, तो इसने ओवरऑल एक सिंगल डिविएशन लिख लेता हूं इसका। तो ये सिंगल डिविएशन है, तो ये अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है, ये अगर हाइट एच है, तो डेल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के समेशन के बराबर है। अल्फा की वैल्यू एच बाय एक्स लिख सकता हूं, बीटा की वैल्यू एच अपॉन वाई लिख सकता हूं, और डेल के लिए हम ये सोचेंगे कि इस हाइट से जो रे सीधी जाती वो फोकस पे मीट करती, तो जो इसका डिविएशन होगा वही हर रे का डिविएशन होगा। वजह आखिरकार वही प्रिज्म यहां यूज हो रहा है, वही प्रिज्म यूज यहां हो रहा है, और हमने ये बात की थी कि थिन प्रिज्म का डिविएशन आई पे इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और है, यहां इंसिडेंस कुछ और है, लेकिन डिविएशन दोनों जगह बराबर होगा। कितना? h बाय x, और h कैंसिल आउट हो गया, और h कैंसिल आउट होना यह शो कर रहा है कि मैंने कुछ कम हाइट से भी फेंका होता तो भी वहीं मीट करता, बीच में फेंका होता तो भी यहीं मीट करता, यहां से फेंका होता यहीं मीट करता, मतलब इस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज इस पे आएगी। लेकिन ये हमारे डिस्टेंसेस के साथ है, साइन कन्वेंशन लिखते तो x को माइनस यू लिखते, y को भी लिखते, ये आंसर आता। तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला इससे प्रूव हो गया। और सिर्फ यही नहीं, आपका ये वाला भी लेंस फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, क्योंकि रे अगर हमने ऐसे भेजी, ये ऐसे गया, इसके लिए प्रूव करते हैं। तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल डिविएशन। इस बार बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस डेल है, ये अल्फा ये डेल, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी है? ये y मानो, ये x मानो, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो बीटा की वैल्यू है h अपॉन वाई, अल्फा की वैल्यू h अपॉन एक्स, h अपॉन f। सुधार लो, माइनस h अपॉन एक्स प्लस h अपॉन वाई इज इक्वल टू h अपॉन f। h कट गया, साइन कन्वेंशन यूज करूं तो x की वैल्यू माइनस यू, y की वैल्यू माइनस v, f की वैल्यू माइनस f। h कट चुका है, बन गया वही फॉर्मूला, प्लस 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन v, तो माइनस सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो हम ये डिविएशन की मदद से भी इसके फॉर्मूले प्रूव कर सकते थे, ठीक है। लेकिन स्कूल में अगर आता है तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला ही करना है। ये तो बस कॉमन सेंस बनाने के लिए है कि हम चीजें ऐसे समझ सकते थे। चलो, इसका अगला कॉन्सेप्ट था एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। मतलब हम नहीं चाहते कि लेंस में रेनबो इफेक्ट आए, तो दो सिंगल लेंस के साथ दिक्कत क्या है कि ये पक्का कलर में तोड़ेगा। मल्टीपल लेंस अगर मैंने ऐसे यूज किए तो और ज्यादा कलर में टूट जाएंगे, क्योंकि दोनों के डिविएशन ऐड हो रहे हैं, और वो खत्म करने का यही तरीका है कि वो ऐसे ले, लेकिन ऐसा करने पे डिविएशन भी कटेंगे। हम चाहते हैं लेंस बना रहे, तो हम करते क्या हैं कि इसी को क्या लिख रहे हैं, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। कि डिस्पर्शन ना हो लेकिन डेविएशन फिर भी हो जाए, मतलब ये लेंस की तरह बिहेव करे। तो शायद आप इससे समझ जाएं, इसकी फोकल लेंथ मैंने मान लीजिए 10 ली, इसकी फोकल लेंथ 30 ली, तो डेविएशन तो नहीं कटे, क्योंकि एक ने डेविएशन दिया ये, एक ने डेविएशन दिया ये,
डेल ये आया नॉन जीरो है। लेकिन जब मैं डिस्पर्शन लिखूंगा तो मान लो इसकी ओमेगा की वैल्यू 0.3 हो, इसके ओमेगा की वैल्यू 0.1 होती। अब ये बनता ओमेगा 1 डेल 1, ओमेगा 2 डेल 2। ओमेगा 1 कितना है 0.1 h/10, ओमेगा 2 कितना है 0.3 h/30। और अब जरा देखिए ये कैंसल आउट हो गए, तो डिस्पर्शन तो इसका कट गया, डिविएशन है, और इसी को h/f इक्विवेलेंट निकालें तो 1/f इक्विवेलेंट 1/10 माइनस 1/30, f इक्विवेलेंट आ गया 15, पॉजिटिव। मींस ये पूरा का पूरा सिस्टम एक 15 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ के बराबर है। और ये इससे समझ में आ रहा है। खास बात इसमें यह है कि इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, फ्री फ्रॉम रेनबो इफेक्ट। तो अब जो ये लेंस है इसमें रेनबो इफेक्ट नहीं है, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं है। ठीक है, तो शायद जब आपने पहली बार क्रोमेटिक एब्रेशन सुना था और मैंने कुछ दिखाया था इसमें लेंसेस में कि रेनबो इफेक्ट एजिस पे आ रहा है, तो उस समय, ठीक है, उस समय आपको यह फील हुआ होगा कि अगर ये रेनबो इफेक्ट इतना आता है तो फिर कैमरे वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, कि कैमरे से हम फोटो खींचते हैं तब तो नहीं आता। वजह ये कि कैमरे में सिंपल लेंस यूज नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस यूज करते हैं सो दैट ये क्रोमेटिक एब्रेशन वाला पार्ट कट जाए। और होगा क्या कि यहां से लाइट ऐसे गई, यहां से ये दो में टूटा, यहां इसने इनको फिर ठीक कर दिया। एक तरीके से उल्टे प्रिज्म रखें, ठीक है, तो इसने ऐसे और ऐसे बाहर निकाल दिया। तो इसने पॉजिटिव डिस्पर्शन दिया, इसने नेगेटिव डिस्पर्शन दिया, दोनों डिस्पर्शन कट गए। ये लाइट व्हाइट थी और ये भी लाइट व्हाइट है, और डिविएट भी हो रही है। ठीक है, तो शायद इसमें आप फिगर ये समझ गए होंगे कि ये अगर मैं ऐसे लेता तो फिगर जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी फोकल लेंथ 10 थी, इसकी फोकल लेंथ 30 थी। यहां से रे आती 10 पे मीट करती, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता और ये जाके मीट कहां करेगी 15 पे। यही एफ इक्विवेलेंट है। और हुआ क्या कि यहां से कलर्स ऐसे आए थे और यहां से कलर्स ठीक हो, तो बीच में कलर फैले थे लेकिन उसने ठीक करके यहां भेज दी। तो इस पूरे सिस्टम के लिए बात करें तो ये सिस्टम एक सिंगल लेंस है, जो लेंस 15 पे रेज को कन्वर्ज कर रहा है, पैरेलल रेज को, और व्हाइट कलर से वापस से कलर व्हाइट। ये क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा हो गया कि 1/f इक्विवेलेंट या डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, एक इक्वेशन। तो h/f इक्विवेलेंट h/f1 प्लस h/f2, ये तो पावर ही हो गई। p इक्विवेलेंट इक्वल टू p1 प्लस p2, h कट गया। थीटा इक्वल टू θ1 प्लस θ2, तो ये बना θ1 ओमेगा 1 डेल 1 ओमेगा 2 डेल 2, और हम चाहते हैं ये चीज 0। ओमेगा 1 h/f1 ओमेगा 2 h/f2 should be equal to 0, ओमेगा 1 by f1 ओमेगा 2 by f2 should be equal to 0। और दिख रहा है ये 0 करना है तो f1 f2 should be of opposite sign, तो एक कॉन्वेक्स होगा एक कॉनकेव होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसका सिंपली डिजाइन an achromatic lens using flint, ओमेगा ये हाइपोथेटिकल दे रहा हूं वैल्यूज, एंड क्राउन ऑफ फोकल लेंथ 30। ये जैसे आपको क्वेश्चन था कि आपको एक्रोमेटिक लेंस बनाना है, ऐसा लेंस जिसमें कलर्स फैले ना और उसकी फोकल लेंथ 30 हो। आपके पास दो मटेरियल हैं, फ्लिंट और क्राउन, इन दोनों की मदद से बनाना है। तो हमने सिंपली क्या किया कि इनमें से
एक का कॉन्केव लेना है, एक का कॉन्वेक्स लेना है। अंडरस्टूड है, जिसका ओमेगा ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो जैसे मान लीजिए ये क्राउन है जिसका ओमेगा 0.3, ये है 0.2, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, इनको चिपका दिया। तो दो अननोन है f1 f2, हमारे पास दो इक्वेशन है। 1 अपॉन f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f इक्विवेलेंट कितना है 30, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारी डिस्पर्शन की कटने की है, तो ओमेगा टाइम्स h बाय f1 प्लस ओमेगा टाइम्स h बाय f2 शुड बी इक्वल टू 0, 0.2 बाय f1, 0.3 बाय f2 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से 1 अपॉन f1 की वैल्यू 3 बाय 2 बाय f2 का नेगेटिव, और 1 अपॉन f1 की वैल्यू 3 बाय 2 बाय f2 इसमें छाप दो, तो 1 अपॉन 30, 1 अपॉन f1 की वैल्यू माइनस 3 बाय 2 f2, 1 अपॉन f2 माइनस 1 बाय 2 f2। तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई? ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने, f2 की वैल्यू कितनी आ गई 15, f1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, सेम डेटा हो गया क्या? f1 की वैल्यू 10, f2 की वैल्यू 15। मतलब कॉन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर का, लेकिन किससे बन के मिलके बना? फ्लिंट से, क्राउन से 0.3 और ये 15। व्हाट अ कोइंसिडेंस कि सेम डेटा हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो कुछ क्वेश्चन करिए छोटे छोटे, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिस्पर्शन पढ़ने का फायदा क्या हुआ। क्योंकि अगर हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन नहीं करते तो इमेजेस हमारी कभी अच्छी नहीं बनती, और हमेशा ये रेनबो इफेक्ट हर इमेज में दिखाई देता। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करिए। पहले में लेंस है, लेंथ हाइट दी है, फोकल लेंथ दी है, ये सब निकालना है ओमेगा और ये। दूसरे में कॉम्बिनेशन है, फिर आंसर निकालने हैं। तीसरे में आपको कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है इन दो मटेरियल की मदद से कि उसकी पावर -0.2 डायोप्टर हो। ट्राई करिए। चलो सॉल्यूशन देखें। तो पहले में डेल h बाय एफ होगा, h कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 बाय 20, थीटा ओमेगा टाइम्स डेल, तो 0.1, 1 बाय 20, 1 बाय 200। ठीक है। क्वेश्चन 2 में ये डेल 1 प्लस डेल 2 होगा। डेल 1 h बाय इसका फोकल लेंथ कितना है 2 बाय 30, डेल 2 वही हाइट होगी, फोकल लेंथ 60, 1 बाय 20, 1 बाय 10। ये रेडियंस में डेविएशन आ गया। डिस्पर्शन ओमेगा 1 में 0.2 का मल्टीप्लाई करो, तो 0.2 इंटू डेल 1 2 बाय 0.1 इंटू डेल 2 2 बाय 60, 0.1 कॉमन ले लें, 0.2 ही कॉमन ले लें, 0.2 कॉमन लिया 2 बाय 30, 1 बाय 50, 0.2 कॉमन लिया 1 बाय 60, 1 बाय 12, 0.2 बाय 12, ठीक है, हाँ 0.2 बाय 12, 1 बाय 60। ओमेगा इक्विवेलेंट 1 बाय 60 बाय 1 बाय 10, 1 बाय 6, ये आ गया। एक मिनट, सब कुछ गड़बड़ है, मैंने लेंस ध्यान नहीं दिए, अपोजिट, सॉरी। लेंस अपोजिट है, तो डेल 1 माइनस डेल 2 2 बाय 30 माइनस 2 बाय 60, तो ये 2 बाय 60 बना, 1 बाय 30। यहां पे 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 60, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 100, तो ये आया 1 अपॉन 100 बाय 1 अपॉन 30, ये आंसर आ गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पार्ट। तो हमने एक की फोकल लेंथ f1 ली,
कितनी 0.05 का आंसर f1 लो, 0.1 का आंसर f2। तो ओमेगा 1 डेल 1 ओमेगा 2 डेल 2 इक्वल टू 0, ओमेगा 1 h बाय f1 ओमेगा 2 h बाय f2 इक्वल टू 0, ओमेगा 1 बाय f1 ओमेगा 2 बाय f2 इक्वल टू 0। ओमेगा 1 कितना है 0.05 बाय f1, 0.1 बाय f2 इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन f1 इज इक्वल टू 2 अपॉन f2 का नेगेटिव, एक इक्वेशन। दूसरा ओवरऑल पावर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 कंबाइन करने पे -0.2, तो 50 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ होनी चाहिए। कितना है 0.2 डायोप्टर, 0.2 सॉरी 50 लिख दिया मैंने, ये नेगेटिव का 0.2 है, ठीक है। 0.2 डायोप्टर कितने के बराबर है? तो 0.2 डायोप्टर तो 100 बाय f इज इक्वल टू 0.2, f की वैल्यू आ गई 500, तो ये आया -1 बाय 500। और 1 अपॉन f1 की -2 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 500, तो कंबाइन किया तो -1 अपॉन f2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 500, f2 की वैल्यू आ गई 500, f1 की वैल्यू आ गई -250। इसका मतलब इसका आंसर आया 250 सेंटीमीटर नेगेटिव, इसका आंसर आया 500 सेंटीमीटर पॉजिटिव। कंबाइन करने पे एक सिंगल लेंस बना 500 सेंटीमीटर का। पावर लिखें तो इसका 0.4 डायोप्टर, इसका 0.2 डायोप्टर, इसका -0.2 डायोप्टर, सॉरी ऐसा वाला चाहिए, इसका -0.2। इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन है, इसमें है, लेकिन जब कंबाइन करके एक लेंस बना, ठीक है, तो ऑब्वियसली कंबाइन करके ऐसा बना होगा ये कॉम्बिनेशन, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू दिस कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -0.2 डायोप्टर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस मीन्स ये कि इनको हम चाह रहे थे सिंगल लेंस से रिप्लेस करना, लेकिन हो नहीं पाएगा। ये बहुत ही स्पेशल केस में हम करेंगे जब रेज पैरेलल आई हो। तो कुछ डिविएशन इसने दिया, तो शायद ये समझ गए होंगे कि यहां से ये लेंथ f1 है, ये डिस्टेंस d है, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, तो ये वाली लेंथ f1 माइनस d है। लेकिन इसने इसको और मोड़ दिया, तो ये वाली डिस्टेंस कुछ x है, और ये 1 अपॉन x, ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। अब यहां समझने वाली चीज ये है कि हमें क्या निकालना है। तो एक डिविएशन इसने दिया डेल 1, एक डिविएशन इसने दिया डेल 2, और अगर मैं फाइनल रे को एक्सटेंड करूं, इनिशियल रे को एक्सटेंड करूं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आता। तो अगर आप सिर्फ इस रे और इस रे को देखें, ठीक है, तो हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि ये रे हमारी यहां से आई, यहां तक गई हो और यहां से ऐसे बेंड कर गई। मींस इन दो का इक्विवेलेंट एक तीसरा लेंस है जो यहां रखा हुआ होगा। ठीक, बगल में यहां बना देता हूं। ऐसे आई, ठीक, तो यहां से रे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। तो हम इसको ऐसे कह रहे हैं कि अगर मैं फाइनल रे को और इनिशियल रे को एक्सटेंड करूं, तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पे रखा हुआ एक लेंस मान। तो जो दो ये मिलके डिविएशन दे रहे हैं वही अकेला डिविएशन दे रहे हैं। और अब हमारा रे डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा। तो देखो, इनिशियल रे वही है, फाइनल रे वही है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक तीसरा लेंस है जो यहां रखा।
अब हमें एक तो इस लेंस की फोकल लेंथ चाहिए, दूसरा इस लेंस की लोकेशन चाहिए। लोकेशन तो इंटरसेक्ट करके ऐसे मिल गई। तो इसके लिए हम इंफॉर्मेशन क्या यूज करेंगे कि टोटल जो डिविएशन है वो del 1 प्लस del 2। इसने डिविएशन del 1 दिया, इसने डिविएशन del 2 दिया। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि इसको जब हमने सिंगल लेंस बनाया बीच का, तो इस वाले लेंस के लिए हाइट तो h ही है, तो इसको लिखा h बाय एफ इक्विवेलेंट टोटल डेल को, क्योंकि जो हाइट इसकी है वही इक्विवेलेंट लेंस की हाइट है। h बाय ये जो इक्विवेलेंट लेंस हम एज्यूम करें, ये आया h बाय f1। लेकिन ये जो del 2 है उसका हाइट h नहीं है, कुछ और है, h डैश। ये h डैश बाय del 2, इसका h बाय f बनता, ये h कट जाता लेकिन वहां पे h डैश आ गया, तो मुझे h डैश की वैल्यू चाहिए। h डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें सिमिलर ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। ये फिगर पीछे से एक्सटेंड करें, ये लेंथ x है, ये जो इक्विवेलेंट लेंस यहां रखा है, एक लेंस यहां, ये हाइट अभी भी h है, ये h डैश है। ये डिस्टेंस अगर मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। h डैश अपॉन h इज इक्वल टू x अपॉन y, h डैश इज इक्वल टू h x अपॉन y। ठीक है, तो अब मुझे इसके लिए h डैश अपॉन x इज इक्वल टू h अपॉन y, y भी नहीं पता और हमें ये x भी नहीं पता। अब हमें ये दो वैल्यू चाहिए, तो h अपॉन y, h डैश अपॉन x, ये वैल्यूज हम निकाल लेंगे इस सिमिलर, ये वाला सिमिलर ट्रायंगल यूज करते तो ज्यादा आसान था। मैंने सिमिलर ट्रायंगल गलत वाला यूज किया क्योंकि इसमें y अननोन आ रहा है। देखिए किसमें अननोन नहीं आएगा। अगर मैंने जो सिमिलर ट्रायंगल यूज किया होता वो ये वाला यूज किया होता, जो यहां से रह गई यहां आई पहली बार में, दूसरी बार का नहीं। तो ये h डैश है, ये h है, क्योंकि ये लेंथ हमें पता है कितनी है, f1 माइनस डी। ये लेंथ हमें पता है कितनी है, f। तो इस सिमिलर ट्रायंगल में h डैश बाय h, f1 माइनस डी बाय f1। तो h डैश की वैल्यू f1 माइनस डी बाय f1 इंटू h, यहां छाप देते हैं। h बाय f1 प्लस h डैश की वैल्यू कितनी आई, f1 माइनस डी बाय f1 इंटू h, h बाय f इक्विवेलेंट। h हर जगह कैंसल आउट हो गया, ये शो कर रहा है कि मैं हाइट किसी भी हाइट पे ऊपर नीचे लाता, सबके लिए f इक्विवेलेंट यही डिफाइंड होता। तो 1 अपॉन f इक्विवेलेंट, एक f2 भी नीचे था सॉरी, तो 1 अपॉन f1 प्लस f1 माइनस डी अपॉन f1 f2, ये आया 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस डी अपॉन f1 f2, ये 1 अपॉन f इक्विवेलेंट की। सिमिलर ट्रायंगल कौन सा यूज किया मैंने, ये वाला जो पहले ही रिफ्रैक्शन के बाद आया। तो h से मुझे h डैश मिल गया क्योंकि ये लेंथ f1 थी, ये लेंथ d थी, सिमिलर ट्रायंगल से हाइट मिल गई। स्कूल में नहीं आने वाला है ये प्रूफ, तो टेंशन मत लें, और इसका कोई एप्लीकेशन भी नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट रेज, इनफाइनाइट से आने वाली रेज के लिए भर जुगाड़ है। किसी और डिस्टेंस के लिए ये जुगाड़ काम नहीं करेगी, वो h वाले टर्म कटेंगे नहीं। वो इनफाइनाइट से जितनी रेज आ रही हैं सभी के लिए ये सही है क्योंकि सभी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही जगह आएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था। चलो इसके लिए हम एग्जांपल एक ये लेते, यहां गैप मान लीजिए 40, फोकल लेंथ 20, फोकल लेंथ 60, इक्विवेलेंट हमें निकालना। तो हम इसके लिए 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 अपॉन f1, 1 अपॉन f2 माइनस डी अपॉन f1 f2।
1/60, 1/20 माइनस 1/30, ठीक है। 1/20 माइनस 1/60, 1/, ठीक है। 1/60, 1/30, ये दोनों माइनस किए 1/60 और इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/30। तो ये 30 सेंटीमीटर का एफ इक्विवेलेंट आ गया हमारा और प्लस आया। अब हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। रेज अगर यहां से भेजी होती 60 से तो ये यहां से कहां मीट करती 20 पे, लेकिन 20 का कन्वर्जेंस आंसर क्या आएगा 10। ये रे है। अब फाइनल रेज ये है, फाइनल रेज को एक्सटेंड करो, इनिशियल रेज को एक्सटेंड करो, इनिशियल रे और फाइनल रे को एक्सटेंड करो, ये यहां आएगा लेंस, और ये लेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जरा सोचिए कि इक्विवेलेंट फिगर ऐसा होगा, इंसिडेंट रे ऐसी, फाइनल रेज ऐसी, ये कुछ ऐसा होगा। ये पॉइंट P है तो ये पॉइंट P इधर है, और F इक्विवेलेंट 30 है तो P से 30 पीछे हमारा लेंस है। तो इस पॉइंट से 30 पीछे हमारा लेंस है। यहां से 30 है मतलब इस लेंस से 10 है, यहां से 10 लेंथ। तो दिस इज लोकेशन ऑफ, मतलब क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम नॉर्मली निकाल लेंगे, F इक्विवेलेंट ऐसे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से F इक्विवेलेंट पीछे या आगे होगा, वो हम रे डायग्राम एक्सटेंड करके निकाल लेंगे। जरा एग्जांपल 2 देखिए। फोकल लेंथ 20, फोकल लेंथ 30, ये गैप मान लेते हैं, बढ़ा देता हूं। अब हमें निकालना होता तो 1/f इक्विवेलेंट 1/f1, ध्यान दीजिए साइन कन्वेंशन के साथ, 1/f2 माइनस d/f1 f2। तो ये बना 1/20 माइनस 1/30, ठीक है, और ये बना प्लस 1/10। एलसीएम लिया 30 आया, सॉरी 60 ले लेता हूं, एलसीएम आया 60, यहां 3 2 6, 60/7। एक खास बात देखिए, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का कॉम्बिनेशन एक कन्वर्जिंग है। अब आप यहां ऐसा लगता है कि इसकी पावर ज्यादा थी इसीलिए है, ऐसा नहीं है। इवन मैं अगर ये 20 ले लेता, ये भी 20 है, ये भी 20 है, अब जरा देखते हैं आंसर क्या बनता। तो यहां 20 आता, यहां काटते हम तो ये 20 और ये 20 कट जाता, जरा सोचिए। तो ये पावर कट गई, लेकिन एक पावर अभी भी बच गई। तो देखिए फाइनली 20 और -20 मिला के कटे नहीं है, कुछ पावर इसके पास भी है। तो ये डायरेक्टली पावर ऐड नहीं हो रही, एक टर्म और आ रहा है d/f1 f2, उसकी वजह से आंसर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आंसर्स चेंज हो सकते हैं। इवन ऐसा भी कि ये फोकल लेंथ हमारी मान लीजिए 15 थी, डाइवर्जिंग ज्यादा था, निकालते हैं एफ इक्विवेलेंट कितना आता, 1/20 1/-15 माइनस d/f1 f2। अब देखिए 1/20 माइनस 1/15, ये 15 से 4 बार कटा, 4 से 5 बार कटा, और प्लस का एलसीएम आया 60, तो 20 का 3 गुना, 4 गुना, 5 का 12 गुना, एफ इक्विवेलेंट आया 60/11। और जरा देखिए एक कन्वर्जिंग आया, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑल्दो ये पावरफुल था इंडिविजुअली, कांटेक्ट में रखते तो नेट डाइवर्जिंग आता, लेकिन यहां पे नेट कन्वर्जिंग है, तो ये डायरेक्ट पावर ऐड नहीं हो रही है क्योंकि। हाँ, अब हम देखते हैं कि ये आखिरकार है कहां। तो यहां से रे आती 20, यहां 20 पे मीट करती, 40 का डाइवर्जेंस, फाइनली रे ऐसे कुछ निकलेगी,
ये पॉइंट। तो इनपुट ऐसा आया, आउटपुट ऐसा निकला, और लेंस हमारा कन्वर्जिंग है, तो लेंस हमारा कुछ ऐसा रहा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पीछे। और कितना पीछे? 60/11। तो इक्विवेलेंट लेंस होगा, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, यहां कहीं मीट करते, ये इक्विवेलेंट लेंस की लोकेशन है। तो इक्विवेलेंट लेंस की लोकेशन थोड़ी ट्रिकी है। करना क्या है आपको? इंसिडेंट रे और उनको इंटरसेक्ट कराना है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइनली देखो क्या है। अगर कॉन्वेक्स है तो उसके पीछे है, कॉन्केव है तो उसके आगे। चलो नेक्स्ट डिस्कशन ये था हमारा डिस्कशन 2, कि अगर हमने, जैसे ये लेंस होता, यहां μ1 होता, यहां μ2 होता, यहां μ3 होता, तो अब हम इमेजेस कैसे निकालते हैं? इवन हम इसको ऐसे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि यहां कई मीडियम हो सकते थे, बस थिन है, ये सब सोच रहे हैं। तो यहां क्या करते? तो यहां से हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा x है, तो एक किसी भी केस में ले लेते हैं, इसमें ले ले रहा हूं क्योंकि यहां ज्यादा R1 R2 R3। तो हम ये मानते हैं कि यहां से रेज जाती, फाइनली उनका कुछ हुआ होगा, इधर इधर बेंड की होंगी, और फाइनली इमेज आ गई होगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये फाइनल इमेज, ये हमने रे डायग्राम माना। अब जरा सोचिएगा कि इस दौरान एक रिफ्रैक्शन इस पे होगा, एक इस पे होगा, एक इस पे होगा, तो ये रे डायग्राम पूरा हमारा कुछ ऐसा बनेगा। तो मैं कुछ भी मान सकता हूं। मैंने मान लिया पहले ये ऐसा है, फिर मैंने मान लिया इसने कुछ और डाइवर्ज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइवर्ज किया कन्वर्ज किया, अपना आंसर तो सही आने वाला है। ये फाइनल इमेज है, एक कोई मन से रे डायग्राम मान लिया, ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज I1 इस सरफेस ने बनाई। पहले सरफेस ने जो इमेज बनाई I1, दूसरी सरफेस के लिए ये I1 ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज थी I2, तीसरी सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए I2 ऑब्जेक्ट है, इमेज है I। तो अब हम सबके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो पहली सरफेस जो होती हमारी लेफ्ट मोस्ट सरफेस, म्यू थे μ1 μ2 μ3 μ4, सबसे लेफ्ट सरफेस का माइनस μ1, और ये इसका पोल ये है P1, इसका पोल P2, इसका पोल P3, तो P1 प्लस किसमें गया μ2 और P1 I1। देखो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O था, इमेज I1 थी, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, जो भी है साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। और R1 हमारा वैसे कहा जाए तो पॉजिटिव है, फिलहाल साइन कन्वेंशन के साथ छापेंगे। अब सेकेंड सरफेस के लिए माइनस μ2 इससे आ रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है माइनस P2 I1। इस सरफेस की इमेज, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, इमेज I2 वाली है, μ3 P2 I2, μ3 माइनस μ2 बाय R2, साइन कन्वेंशन के साथ प्लस माइनस लिखा, जो भी आएगा। तीसरा लिखते हैं इस सरफेस के लिए, लास्ट के लिए, ऑब्जेक्ट I2 है, माइनस μ3 बाय P3 I2 प्लस का, प्लस μ4 बाय P3 I इज इक्वल टू μ4 माइनस μ3 बाय प्लस माइनस R3, जो भी आएगा, प्लस और माइनस में एक कोई आएगा, डिपेंड करता है कर्वेचर पे। खास बात अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये थिन है तो P1 P2 P3 सभी को मैं P मान लूं, तो सभी को P मान लूं अगर थिन है,
ये। और अब मैं सभी इक्वेशन को जोड़ दूं, जरा सोचो, ये टर्म कटेगा, ये वाला टर्म भी कटेगा, तो तीनों को जोड़ दूं तो इंटरमीडिएट टर्म कट जाएंगे, बचेगा क्या? माइनस P1 P1 बाय P1 म्यू 4 बाय PI, और वहां बना इन तीनों चीजों का सिग्मा, सिग्मा म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय R। ठीक। और अब जरा समझिए, ये ऐसे लग रहा है मानो इन सबको भूल जाओ, सिर्फ आप एक इनिशियल ऑब्जेक्ट देखो, एक फाइनल इमेज देखो। अब ऐसे लग रहा है कि इस सब का कुछ इक्विवेलेंट जो आता वो ये किस मीडियम से आ रही है? म्यू1 से। तो माइनस म्यू1 अपॉन P1O, P1O का नेगेटिव साइन कन्वेंशन के साथ, म्यू 4 बाय PI, P1 और P सेम है, PI, और ये सिग्मा पावर, मतलब ये बिल्कुल स्फेरिकल सरफेस ही हो गया। तो फॉर्मूला बन गया माइनस म्यू1 बाय U प्लस म्यू इनिशियल बाय U, म्यू फाइनल बाय V, और सिग्मा म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय R। ये जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है वो इंडिविजुअली सभी सरफेसेस के क्या आते हैं वो लिखा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इवन इसका मैग्निफिकेशन भी V बाय म्यू F बाय U बाय म्यू इनिशियल, ये आएगा। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल V स्क्वायर बाय U स्क्वायर म्यू इनिशियल बाय म्यू फाइनल, V बाय U की जगह V स्क्वायर बाय स्क्वायर। और शायद समझ सकते हैं कि मैग्निफिकेशन निकालते तो इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई होता जाता, तो फाइनल बाय इनिशियल बचता, यही आता। तो ये बड़ी अच्छी जुगाड़ है इसके लिए कि अगर थिन सरफेसेस हैं तो हम सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये फॉर्मूला है हमारा। एग्जाम्पल देखिए, 3/2 2 4/3, ऑब्जेक्ट यहां से ये है 40 सेंटीमीटर पे, रेडियस इसकी 15, रेडियस इसकी 30, 40, यस। अब हमें निकालना होता है इसका आंसर। तो हम क्या करते, किस मीडियम से आ रहा है? 4/3 से, बाय माइनस 40, किस में जा रहा है? 2 में, बाय पता नहीं। अब म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो इस सरफेस की पावर है 3/2 माइनस 4/3 बाय प्लस 50। वैसे भी दिख रहा है ये सरफेस कन्वर्जिंग है, आंसर पॉजिटिव आएगा। कन्वर्जिंग याद करिए, मैंने ऐसे बताया था, जिस तरफ म्यू ज्यादा है उस तरफ शेड कर दो तो कन्वर्जिंग है, और दूसरी वाली सरफेस डाइवर्जिंग है क्योंकि उसमें शेड इस तरफ होगा। तो दूसरे वाले का आंसर लिखते अपने आप नेगेटिव आता, 2 माइनस 3/2 बाय रेडियस इसकी नेगेटिव माइनस 40। तो ये बना प्लस का 1/60, ये बना माइनस का 1/80, ये बना 1/30 प्लस 2/v। तो 2/v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/30 माइनस 1/80। 60 और 30 का डिफरेंस 1/20 माइनस 1/80, 2/v, ये 16, 2/v, v की वैल्यू आई -32। -32 ये शो कर रहा है कि इसकी फाइनल इमेज जो बनेगी वो -32 मतलब u नेगेटिव, सॉरी v नेगेटिव है। तो शायद रे डायग्राम इसका ऐसा बनेगा, ये ऑब्जेक्ट यहां से 40 है, इमेज यहां से 30 है, लेकिन इसका मैग्निफिकेशन v बाय u नहीं है, 30/40 नहीं है, 30/40 बाय म्यू फाइनल, म्यू फाइनल कितना है 2, बाय म्यू इनिशियल कितना है 4/3। तो 3/4 इंटू 4/3/2, तो 3/4 का 2/3, 2 से 2 कटा, आंसर आया 1/2 प्लस का 1/2, तो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। तो बड़ा सिंपल सा है,
कि ढेर सारी जितनी सरफेसेस हैं सब लिखते जाओ, आंसर निकाल दो। प्लस माइनस में हर बार क्रॉस चेक करो कि आप ये सही लिख रहे हो कि नहीं। तो बाकी ये स्फेरिकल सरफेस जैसा है बशर्ते ये थिन। आप इसमें मत लगा देना कि इतने बड़े डिस्टेंस के लिए आप लगा दो, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि यहां से डिस्टेंस और इस पोल से डिस्टेंस सेम नहीं है। ये P1 और P2 डिफरेंट हैं, तो वो जो 3 इक्वेशन लिखी थी वो कटते नहीं। क्वेश्चन करिए। तो ये क्वेश्चन 2 है। पहले क्वेश्चन में ये 2 सरफेसेस हैं, 4/3 है, ये एयर से आ रही है रेज, यहां पे ऑब्जर्वर, तो इमेज की लोकेशन। सेकंड में फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सीन बाय दिस पर्सन, जो कि वापस से एयर में। तो यहां पे रेडियस 10, 20, म्यू 3/2, 2, 5/2, वाटर से रेज आ रही है 4/3। अब आपको बताना है आंसर, ठीक है, करिए। चलो तो सॉल्यूशन देखिए। इसका -1/-60, 4/3/v, इस वाली सरफेस का रेडियस, हाँ इस वाली सरफेस के लिए। चलो तो सॉल्यूशन देखें। -1/-60 प्लस 4/3/v, एयर से आई इसमें गई, इज इक्वल टू इस मीडियम का 3/2 -1/+30 कन्वर्जिंग थी, लेकिन ये वाली सरफेस हमारी डाइवर्जिंग है, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा 4/3 -3/2/+15। ये बना 1/60, 4/3 ये बना 1/60, बहुत बढ़िया, 1/60 खत्म ही हो गया। तो ये बना 1/∞ मतलब 0, तो ये बना 1/60 प्लस 4/3/v इक्वल टू 0, v की वैल्यू -60 का 4/3, तो ये बना माइनस, इसकी पावर 0 हो गई। इसका मतलब ये सिंपली इस पूरे सिस्टम की पावर 0 हो गई। तो ये एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, और फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है मतलब ये कुछ ऐसे बना। तो यहां से जो रेज जाती ऐसी जाती टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती, और 60 की जगह 60 का 4/3 आता, अपने आप वही आया, क्योंकि ये पावर वाले टर्म कट गए, सीधे आंसर आया -80। फाइनली रेज इससे 80 पीछे होंगी। चलो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में -∞, तो -4/3 बाय -∞ यहां से आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, आप इस सरफेस को कंबाइन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ये जो येलो कलर की आई है, इस आई को कहां मिला हम ये देखेंगे, उससे इसका आंसर मिलेगा। तो इस वाली आई के लिए हम आंसर निकालना है, तो +5/2/v इज इक्वल टू, यहां आया पहली सरफेस 3/2 -4/3 बाय -10, दूसरी वाली सरफेस 2 -3/2 बाय 20, तीसरी वाली सरफेस 5/2 -2 बाय -15, ये बना 1/6, तो ये आया नेगेटिव, ये आया 1/40 पॉजिटिव, ये आया 1/30 नेगेटिव। जरा क्रॉस चेक करते हैं, ये 2 और 5/2 इधर डाइवर्जिंग है, 2 और 3/2 कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक। ये -1/20 प्लस 1/40 -1/40, ये तो निपट ही गया। v, तो v की वैल्यू -5/2 इंटू 40 -100, -100 मीन्स ये रेज 100 सेंटीमीटर पीछे लेफ्ट से आ रही है, क्योंकि v नेगेटिव। अब 100 ये था, 60 ये है,
तो अब जब फाइनली रेज वहां तक पहुंचेंगी उसके लिए रेज ऐसे फील हो रही है मानो 160 पीछे से आ रही है, और अब अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगा और 5/2 और एयर है तो ये 160 का 2/5 64, तो ये 64 सेंटीमीटर पीछे से फाइनली इस ऑब्जर्वर को दिखेंगे। तो तरीका क्या था, इनको तो हम कंबाइन कर सकते थे, तो पहले हमने इन रेज को यहां बना लिया, फिर हमने देख लिया एक बार रेज यहां पहुंची तो एक फ्लैट सरफेस का रिफ्रैक्शन होना है, फ्लैट सरफेस में हमें फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे d/μ कर सकते हैं, ठीक। और आप चाहें तो फ्लैट सरफेस में भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सिर्फ फ्लैट सरफेस होती है, ये μ1 ये μ2, आपको इसके लिए बनाना होता है, तो बिल्कुल लगाइए। ये x है ये y है, -μ1/-x प्लस μ2/-y इज इक्वल टू μ2 - μ1/∞। ये चीज जीरो हो गई, तो यहां μ1/x इज इक्वल टू μ2/y हो गया, तो y इज इक्वल टू x μ2/μ। ऐसे ही बना था कुछ हमारा। तो आप फ्लैट सरफेस में भी लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, यहां हम रे डायग्राम से अंदाज लगा लेते हैं कि d/μ होगा या d/μ होगा, ये हमने यहां तक लगा दिया। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में पूरा कॉन्सेप्ट सिंपली इसका है कि रेज कहां भेजनी है, ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन था उसको समझने के लिए, कि रेज यहां भेजनी थी, हमने यहां भेज ली, आंसर निकाल लिया, फिर यहां आ गए, ठीक। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन में फ्लैट सरफेस है, यहां से गई तो यहां 4/3 की जगह एयर मान लो, कोई क्वेश्चन पे तो फर्क पड़ना नहीं है, तो आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, एयर एयर एयर, लेकिन अब आपको ये तो सॉल्व करना पड़ता। हाँ, आप चाहें इसको एक कट और मार सकते थे, एयर, फिर आपको इस स्लैब के लिए सॉल्व करना, तो आप इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल लेंस बना लेते और फिर आपका ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ती, 3 फोकल लेंथ निकालते। ये ज्यादा आसान था कि हम सीधे सभी की पावर जोड़ते जाएं और सीधे रे यहां तक आ गई, फिर उसके बाद हमने फ्लैट सरफेस के लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब जो होमवर्क आपको मिलेगा इसमें, इस क्लास के बाद होमवर्क में XCV का होमवर्क होगा, वो आपको ग्रुप पे बता देंगे क्या है होमवर्क।